नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव पालीवाल और आज मैं हमारे YouTube चैनल नरेटर एट ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो हैं मैनेजमेंट फॉर आरएस सीरीज के अंदर जो हैं अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ एक टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, जैसे वित्त के स्रोत, जैसे हमने पढ़ा पूंजी की संरचना, जैसे हमने पढ़ा पूंजी की लागत, जैसे हमने पढ़ा लाभों का विभाजन। उसी क्रम में साथियों आज जो है मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है बैंकिंग एंड NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो साथियों बैंक क्या होता है, बैंक के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां क्या हो जाती हैं, बैंकिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है विस्तार से इन चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो साथियों पहले तो जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूं कि जो है बैंकिंग क्या होती है, बैंक्स क्या होते हैं। ये हमारे जो है दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सा टॉपिक है। बैंक्स की अगर हम बात करें, एनबीएफसीज पे जो है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, हालांकि बैंक्स को भी जो है हम ऐसा नहीं है नजरअंदाज करेंगे। तो साथियों क्या होता है बैंक, एक्चुअल में क्या होता है, बैंक एक्चुअल में वो मीडिएटर होता है जो कि एक ब्रिज के रूप में काम करता है, एक पुल के रूप में काम करता है। किन किन लोगों के बीच में, ये कुछ लोग ये हैं, ठीक है, और कुछ एक लोग ये हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास में सब चीजें सरप्लस में है, सरप्लस मतलब कि आधिक्य है। इनके पास में पैसा भी है, इनके पास में घर है, शोहरत है, सब चीजें हैं। मतलब हम कहें तो जो है रोटी कपड़ा और मकान से जो है ये बहुत ऊपर के लोग हैं, इनके पास में हर एक चीज का जो है वो एक्सेस है। ठीक है, तो हम जो है इनकी जो है केवल पैसे का यूज जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। किस तरीके से, इनके पास में क्या होता है, सरप्लस में जितना भी पैसा है ये लोग क्या करते हैं कि ये बैंक के नाम से एक संस्था होती है, एक वित्तीय संस्थान होता है, ये जाते हैं और जाकर क्या करवाते हैं, यहां पर जो है अपना पैसा जमा करवा देते हैं। जमा करवाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, तो जमा करवाने के पीछे साथियों उद्देश्य ये होता है कि जो इनके पास में एक्चुअल में एक्सेस में पैसा है उसकी क्या हो सके, एक तो जो है सुरक्षा हो सके, ताकि जो इनका पैसा है वो क्या रहे, सेफ एंड सिक्योर वहां पर रखा रहे। दूसरी बात, अब वो जो इनके पास में पैसा ऐसे ही घर पे वेस्ट पड़ा था, वेस्ट तो मतलब कि मतलब बिल्कुल ऐसे पड़ा था, इसका कोई यूज नहीं था, है ना, तो ये उसके अंदर बैंकों के अंदर इसको डालकर क्या कर सकते हैं, उसको जो है बैंक में निवेश कर सकते हैं या उससे क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। भाई जो बैंक क्या करता है, ब्याज देता है आपको, जो भी आप पैसा बैंकों के अंदर जमा कराते हो तो बैंक क्या करता है, आपको ब्याज का भुगतान करता है। तो क्या हो जाता है, वो जो घर पे 1 लाख रुपया पड़ा था उसका जो है साल भर में कुछ एक ब्याज बनेगा, और वो जो एक्स्ट्रा बन गई 4-5 हजार रुपया, 6 हजार रुपया, जो भी कुछ आता है वो क्या हो जाएगा, उससे प्राप्त होने वाला लाभ हो जाएगा। ठीक बात है। और तीसरी चीज क्या हो जाती है, हम बैंकों में पैसा जमा क्यों करवाते हैं बताइए। एक तो जो है सुरक्षा हो जाती है, एक जो है निवेश और लाभ हो जाता है, और तीसरी चीज क्या हो जाती है कि ये बचत की प्रवृत्ति को भी जो है वो बढ़ाता है। जो आपकी सेविंग्स वाली जो टेंडेंसी होती है उसको भी ये क्या करता है कि जो है ये बढ़ाता है। ठीक बात है। तो जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा है वो लोग तो क्या करते हैं, बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं। और कुछ एक लोग जो होते हैं ये मेरे जैसे, ये क्या करते हैं, इनके पास में ना पैसा है, घर भी है वो छोटा है या कच्चा है, ठीक है, और शोहरत वगैरह तो खैर होती नहीं, इसके पैसा नहीं, इसका किस बात की शोहरत। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है साथियों, इन लोगों के पास में जो इनके पास में एक्स्ट्रा जो आधिक्य में सरप्लस के अंदर जो पैसा होता था, बैंक क्या करता है, इनका पैसा जमा करता है और पैसा जमा करके उन लोगों को दे देता है जिनको इनकी आवश्यकता होती है, इनको इसकी क्या होती है, नीड होती है। अब ये जो बैंक जो है इनको पैसा देता है वो किस फॉर्म में देता है, वो जो है वो ऋण के फॉर्म में दे देता है। क्या करता है वो, लोन्स की फॉर्म में दे देता है। ठीक है, किसानों को हुआ तो जो है फसली ऋण दे दिया, विद्यार्थी आए, विद्यार्थियों को पढ़ना है तो उनको जो है शिक्षा का लोन दे दिया, एजुकेशन लोन दे दिया, शिक्षा का लोन लिख लेते हैं अपन। ठीक है, मान करके चलिए किसी के पास में 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं है, तो उसको जो है वो कार लोन दे दिया। किसी के पास में जमीन तो है लेकिन जमीन बनाने के बाद में उसके पास में घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको जो है वो होम लोन दे दिया। तो बैंक क्या करता है, बैंक एक्चुअल में क्या काम करता है, होम लोन।
जिनके पास में सरप्लस में पैसा है उनसे लेगा और किसको दे देगा, जिनको इनकी आवश्यकता है, और बदले में इनसे जो है वो क्या प्राप्त कर लेता है, इनसे जो है वो ब्याज प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और बैंक की कमाई क्या होती है एक्चुअल में, यही होती है कि जो जमा करवाते हैं उनको तो जो है वो 4 से 6% देता है, और जो आगे फर्दर लोन देता है, ये जो ऋण देता है, ऋण क्या करता है, जैसे सस्ते सस्ता होम लोन होता है 8%, और 8% से लेकर के अब जिस किसी भी कैटेगरी का लोन होता है उस हिसाब से जो है वो उतना ही महंगा होता चला जाता है। तो जो है 12 से 13% या तक जो है वो लोन की दरें जो है वो बाजार में ओपन मार्केट के अंदर पाई जाती हैं। तो ये जो डिफरेंस हुआ 2 से 12-13% तक का, ये क्या हो जाती है, बैंक की कमाई हो जाती है। ठीक है। तो बैंक एक्चुअल में क्या काम करता है, हमने देखा बैंक क्या करता है, लोगों का पैसा जमा करता है और किस तक पहुंचा देता है, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होती है। तो बैंक जो पैसा जमा करता है वो 2 प्रकार की जमाएं जो है वो होती हैं, मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार की ही जमाएं जो है वो होती हैं। कौन कौन सी होते हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं हम। देखिए साथियों, बैंक जो होता है वो 2 प्रकार की जमाएं जो है वो जमा स्वीकार करता है। एक हो जाती है मांग आधारित जमाएं, मांग आधारित जमाएं, और एक हो जाती है अवधि आधारित जमाएं। अवधि आधारित जमाएं, इसको बोल देते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, मैं डीडी लिख रहा हूं, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, ये डिमांड डिपॉजिट्स है। और एक ही क्या हो जाता है, टाइम डिपॉजिट्स, मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं, अवधि आधारित जमाएं। क्या क्या मतलब है इनका साथियों, ऐसी जमाएं जो कि ग्राहकों की मांग पर वापस से उनको दे दी जाएं। मतलब कि हमने अभी क्या बात करी कि एक आदमी है और ये क्या कर रहा है, बैंक को पैसा देता है, और जब इसको आवश्यकता होती है तो क्या करता है, बैंक से पैसे वापस ले लेता है। ये क्या करता है, बैंक से अपना पैसा वापस मांग लेता है। तो जो मांगने वाली चीज होती है उस आधार पर इसको क्या बोला जाता है, मांग आधारित जमाएं जो है वो बोला जाता है। ठीक है। इसके जो है एग्जांपल्स होते हैं, वो एग्जांपल होते हैं आपके कासा अकाउंट्स। कासा मतलब कि करंट अकाउंट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, चालू खाता। ये मुख्यतः जो है वो जो व्यापार करने वाले व्यवसायी लोग होते हैं उनके द्वारा बैंकों के अंदर खुलवाया जाता है। हमने जो है पढ़ा था कि जो है जो हमने वित्त के स्रोत पढ़े थे उसके अंदर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पढ़ा था। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है वो भी किस अकाउंट पे दी जाती है, करंट अकाउंट के ऊपर ही दी जाती है, जो कि व्यापारी और व्यवसायियों के द्वारा काम में लिया जाता है। उसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है सेविंग अकाउंट, जो कि जो है बचत, मुख्यतः बचत के उद्देश्य से जो है वो खुलवाए जाते हैं। इसके अंदर भी ना तो इसके अंदर किसी प्रकार की बाउंडेशन होती है, ना इसके अंदर जो किसी प्रकार की बाउंडेशन होती है। आप जितने मर्जी पढ़े उतने जो है एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। चूंकि करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट को चालू खाता इसलिए बोलते हैं, इसके ऊपर देखिए ना, बैंकों के द्वारा ब्याज भी दे नहीं होता है। आप इसके जो करंट अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस, उसके अंदर जो शेष पड़ा हुआ है उसके अंदर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है। और जो सेविंग अकाउंट होता है, उन्हीं सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, बचत खाता होता है। तो बचत खाता होता है, इसी के अंतर्गत जो है बैंकों के द्वारा इनके ऊपर ही जो है वो ब्याज दे होता है। ठीक है। इसको बोल लेते हैं हम बचत खाता। तो बैंक क्या करता है, 2 प्रकार की जमाएं स्वीकार करता है, मांग आधारित जमाएं, अवधि आधारित जमाएं। मांग आधारित जमाएं जो होती हैं उसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार के खाते हम पढ़ते हैं, एक तो होता है करंट अकाउंट और एक हो जाता है सेविंग अकाउंट। ठीक है। इनमें जब जब ग्राहक को आवश्यकता होती है, डिपॉजिटर को जब जब आवश्यकता होती है, तब तक वो क्या कर सकता है, बैंक से अपने पैसे की मांग कर सकता है, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, मांग आधारित जमाएं बोलते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाती है, अवधि आधारित जमाएं। ऐसी जमाएं जो कि पूर्व निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात ही जो है ग्राहकों को पुनर्भुगतान सुनिश्चित करती है। पूर्व निर्धारित अवधि, अवधि के पश्चात ही जो है वो जमाएं ग्राहकों तक वापस पहुंचती है। उनका भुगतान कब होता है, जब एक निश्चित अवधि जो है वो पार कर ली जाए तत्पश्चात। ठीक बात है।
इससे क्या आशय है? इससे आशय हमने समझ लिया। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से खाते आते हैं। तो इसके अंतर्गत साथियों आपने सुना होगा एफडी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी जमाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और एक हो जाता है आरडी, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती जमाएं। ये क्या चीजें होती हैं साथियों? मान करिए चलिए मेरे पास में इकट्ठा मोटा बड़ा बैलेंस है, जैसे मेरे पास में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख भी हो सकता है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कितने रुपए जो है मेरे पास में हो सकते हैं। अगर मैं बैंक में जाकर के वो इकट्ठा मोटा अमाउंट एक लंबे समय के लिए जमा करवा देता हूं, साल भर से शुरुआत होती है, साल भर से जो है मैं इसको कितने ही लंबे टाइम पीरियड तक के लिए जमा करवा सकता हूं। इसमें क्या आ जाता है? एक मोटा अमाउंट आ जाता है ना, बल्क में जो है पैसा आ जाता है। इन लैक्स वो चीज हो सकती है, आप हजारों में भी करा सकते हो, 50,000 की एफडी भी आप करवा सकते हो। आपने सुना होगा 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, कितने की एफडी हो सकती है। जब मैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा जो है एक साथ जमा करवाता हूं, एक मुश्त जमा करवाता हूं, तो वो चीज तो क्या हो जाती है? मेरी एफडी हो जाती है। ठीक है, मैच्योर जो टाइम पीरियड है वो कुछ भी हो सकता है, उसकी जो परिपक्वता की अवधि है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और एक चीज होती है रिकरिंग डिपॉजिट होता है, एक आवर्ती जमाएं होती है। आवर्ती जमाएं क्या होती है? जब मेरे पास में एक मुश्त पैसा नहीं है, लेकिन मैं करता हूं छोटी छोटी जमाएं जो है वो एक निश्चित समय अवधि तक के लिए जो है वो जमा करवाता हूं। जैसे मैंने जो है मान करके चलिए कि जो है 1,000 रुपए का रूल बना लिया, मैं हर माह जो है 1,000 रुपए जो है किसी बैंक के अंदर जमा करवाता हूं, और मैंने क्या करा, 5 साल तक के लिए जो है वो आरडी मेरी करवा ली है। तो मैं 1,000 करूंगा, 1,000 रुपए प्रति माह दूंगा, 12 माह दूंगा, और 5 साल तक के लिए दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरा कितना पैसा जमा हो जाएगा? 60,000 रुपए जमा हो जाएगा। ठीक बात है। एफडी में एक मुश्त आपने पैसा जमा करवाया, तो यहां पर जो मिलने वाला ब्याज है वो क्या होता है? वो आवर्ती जमाओं से अधिक प्राप्त होता है। ये देखिए आप, एफडी में जो ब्याज है वो सर्वाधिक प्राप्त होता है। ठीक बात है। सबसे कम ब्याज बचत खाते में, उसके बाद आवर्ती जमाओं में, आवर्ती जमाओं के बाद में बचत खाते के अंदर। आपके अंदर इसको जो है इसका सीक्वेंस भी जो है, वैसे तो एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, पर जो है कई बार पूछा जा सकता है कि ब्याज जो है सर्वाधिक किसके द्वारा दे होता है। तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा? एफडी जो स्थायी जमा होती है उनके द्वारा। सबसे कम किसके द्वारा? बचत खाते के द्वारा जो है ब्याज का भुगतान बैंकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जमाएं भी जो है ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। अब देखिए बैंक क्या करते हैं कि जो हम पैसे को जो है डिपॉजिट करते हैं, आगे फर्दर क्या करते हैं? ऋण के रूप में जो है ये देते हैं। चाहे व्यवसायिक संस्थान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई किसी को घर खरीदना हो, किसी को घर बनाना हो, किसी को जो है कार खरीदनी हो, है ना, किसी को शिक्षा के लिए लोन चाहिए हो, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का जो लोन जो है वो देते हैं। इसलिए बैंकों को जो है एक अच्छे वित्तीय स्रोत के रूप में भी जो है वो जाना जाता है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपको हमने पढ़ा था, जब वित्त के स्रोत हमने पढ़े थे, बैंक क्रेडिट हमने पढ़े थे। बैंक क्रेडिट के अंदर हमने एक तो जो है कैश क्रेडिट पढ़ा था, कैश क्रेडिट के अंदर हमने पढ़ा था नकद साख। नकद साख का मतलब ये होता था कि आप कोई भी चीज अपनी बैंक के पास में गिरवी रखिए, उसके बदले में जो आपको लोन देता है वो क्या चीज हो जाती है? जो है नकद साख हो जाती है, कैश क्रेडिट हो जाता है। एक हमने क्रेडिट लिमिट पढ़ा था। बैंक जब आपकी साख और विश्वसनीयता के आधार पर आपको लोन देता है तो वो चीज क्या हो जाती है? आपकी क्रेडिट लिमिट हो जाती है, साख सीमा हो जाती है। और कई बार बैंक क्या करता है, आपको जो है आपके खाते के आधार पर, आपके उसके अंदर कितना कैसा के ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस हिस्ट्री के आधार पर जो है आपको एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट देती है, जिसको हम बैंक अधिविकर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है देख लिया कि बैंक जो है कौन कौन से काम करता है। बैंक क्या करता है? अब देखिए बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। प्रमुख कार्य, मेन फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के? पहला देखिए, अभी हमने जो है 2 प्रकार की जमाएं पढ़ी थी, तो जो है मैं उनके डायरेक्टली नाम लिख लेता हूं, मांग तथा अवधि जमाएं स्वीकार करना। जो है वो स्वीकार करना, स्वीकार कर लिया, आगे दूसरा काम क्या करेंगे? उनको हम उनका आगे क्या करेंगे? फर्दर ऋण दे देंगे। तो जो है ऋण प्रदान करना। तीसरा हो जाता है धन का हस्तांतरण करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करना। भाई मैं गया, मैंने जाकर के जो है कोई एक चेक लगाया बैंक में कि फलाने फलाने जी के अकाउंट से जो है मेरे अकाउंट में इतना इतना पैसा
आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि बिलों तथा चेकों को जो है वो स्वीकार भी करते हैं और उनके माध्यम से क्या करते हैं, धन हस्तांतरण को जो है वो सुनिश्चित भी करते हैं। ठीक है, धन हस्तांतरण किनके, बिलों तथा चेकों के माध्यम से, जो चेक होते हैं चेकों के माध्यम से जो है वो धन का हस्तांतरण सुनिश्चित करते हैं। ये क्या करते हैं, चेक जारी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक क्या करता है, लॉकर सुविधाएं देता है अपने ग्राहकों से, एक फिक्स अमाउंट के रूप में जो है सिक्योरिटी काइंड ऑफ लेकर के, और जो है लॉकर की सुविधाएं भी देता है। कई बैंक करते हैं, जैसे 50,000 रुपए मिनिमम जो है आपके अकाउंट में होने चाहिए और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, वो आपको लॉकर की सुविधाएं दे देते हैं। जो ये जमाएं प्राप्त करी है बैंक ने, जो जमाएं जो है वो स्वीकार करी हैं, इनके बदले में बैंक आपको जो है वो ब्याज का भुगतान करता है। ठीक है, बैंक जो ये आपसे मांग तथा अवधि आधारित जमाएं जो स्वीकार करता है, ठीक है, ये किस उसके अंतर्गत करता है, ये एक होता है, हम पढ़ेंगे अभी, BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं बैंक विनियमन अधिनियम 1949। इसकी एक धारा है 58, बैंक विनिमय अधिनियम 1949 की धारा है 58। इसके तहत क्या करता है, बैंक जो है विभिन्न प्रकार की जमाएं जो है वो स्वीकार करता है। ठीक बात है, तो ये दो जो है मुख्यतः जो है प्रमुख फंक्शंस हो जाते हैं कि कौन कौन से एक बैंक के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य होते हैं। इसके अलावा भी जो जैसे कई बार अब आपने देखा होगा भी, जो नए अकाउंट्स वगैरह ओपन हो रहे हैं उनके साथ में क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है ना। ऐसे क्या है, नवीन क्षेत्र और हैं, नवीन उभरते हुए क्षेत्र और हैं, जहां पर बैंकिंग का जो क्षेत्र है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, बैंकिंग का जो है वो विकास होता जा रहा है। साथियों, एक जो बैंक होता है, बैंक क्या होता है, एक वित्तीय संस्थान होता है जो कि किसके नियमों के अनुसार काम करता है, RBI के नियमों के अनुसार काम करता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या क्या काम करता है, वो RBI के नियमानुसार काम करेगा, जमाएं स्वीकार करेगा, ऋण उपलब्ध कराएगा, और जो है हमने प्रमुख कार्य देख लिए कौन कौन से जो है वो कार्य करता है। तो साथियों, जो बैंक होता है, बैंक के ऊपर दो प्रकार के अधिनियम जो है वो शब्दशः लागू होते हैं, उनके कानून तथा प्रावधान जो है वो बैंकिंग के ऊपर बैंक्स के ऊपर जो है वो लागू होते हैं। कौन कौन से कानून हैं, एक होता है आपका RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, और एक जो अभी हमने पढ़ा था BRA, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। ये जो दो अधिनियम हैं, इनके तहत रह करके प्रत्येक बैंक जो है वो कार्य करते हैं। ठीक बात है, तो यहां तक जो है बैंक आपको ठीक तरीके से समझ में आए होंगे, बैंक किस प्रकार से काम करते हैं, बैंकों के जो है कौन कौन सी जमाएं होती हैं, बैंकों के द्वारा किए जाने वाले कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, और ये जो हमने दो अथॉरिटीज के नाम, दो अधिनियमों के नाम जो है वो भी पढ़ लिए हैं। अब देखिए आप जो है बैंक जो है मुख्यतः कौन कौन से प्रकार के होते हैं, बैंकों के प्रकार, कुछ एक प्रकार देखते हैं, कुछ एक टाइप्स देखते हैं हम। जैसे पहला आ जाता है हमारा अनुसूचित बैंक, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, शेड्यूल्ड बैंक। साथियों, ऐसा बैंक जो कि आरबीआई एक्ट के तहत तो जो है रजिस्टर्ड हो और उसका नाम कहां पर दर्ज हो, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में जिस बैंक का नाम दर्ज हो वो कौन सा बैंक कहलाता है, एक अनुसूचित बैंक जो है या शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कहलाता है। ये क्या करता है, आरबीआई के जितने नियम तथा कानून होते हैं उनका क्या करता है, शब्दशः पालन करता है। और जब कभी वित्तीय, अगर इनके पास में, बैंकों के पास में अधिशेष है, अधिशेष मतलब कि आधिक्य है, शेष सरप्लस में जो है अमाउंट बचा हुआ है, तो भी क्या करते हैं, आरबीआई को पैसा जमा करवाते हैं। और अगर कमी पड़ रही है कि हाँ खुद के पास, बैंक के खुद के पास में पैसा नहीं है, तो भी क्या करते हैं, वो आरबीआई से ही सहायता लेते हैं। अर्थात जो वित्तीय सहायताएं हैं या जो वित्तीय लेन देन है वो भी किसके साथ में करते हैं, आरबीआई के साथ में करते हैं। ठीक बात है, तो ऐसा बैंक जो कि इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है वो क्या हो जाता है, अनुसूचित बैंक हो जाता है। दूसरा देखिए आप, दूसरी चीज हो जाती है साथियों सहकारी बैंक,
जिसको हम बोल देते हैं कोऑपरेटिव बैंक। साथियों, ये ऐसे बैंक होते हैं जो कि सहकारिता के सिद्धांत पे काम करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत क्या होता है? सब एक के लिए, किसी एक के लिए और एक सबके लिए। मतलब क्या हुआ? मान करके चलिए साथियों, ये कोई एक नागरिक है, किसी भी एक गांव के जो है नागरिक हैं, और इनको जो है आवश्यकता पड़ी किस बात की? 50,000 रुपए की। क्या करना चाहेंगे 50,000 रुपयों से? ये अपनी जो पुत्री है उसका जो है विवाह करना चाहेंगे, लेकिन इनका सामर्थ्य इतना नहीं है कि जो है 50,000 रुपए भी जो है ये खर्च कर पाए। ठीक है, तो अब ऐसे में मान करके चलिए कि एक गांव है और उस गांव में कितने लोग रहते हैं? मान लेते हैं अपन 100 लोग रहते हैं। ठीक है, कोई गांव है, छोटा ही गांव है। तो अब गांव वालों ने बोला कि बोले ठीक है भाई, इनके घर में शादी है, तो इनको बोले 500 रुपए तो दे दोगे? बोले हाँ साहब 500 रुपए दे देंगे। ठीक है, तो बोले हर एक घर से है ना 500 रुपए जो है वो एकत्रित करो। ठीक है, सभी घरों से कितना कितना लोड पड़ा? हर एक प्रत्येक घर पे कितना लोड पड़ा? तो पड़ा साहब कितना? 500 रुपए का। 500 रुपए 100 घरों से आए तो कितने रुपए इकट्ठे हो गए? अपने 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए। आसानी से जो है पुत्री का विवाह कर दिया गया। यही जो सेम कॉन्सेप्ट है वो कहां काम करता है? वो काम करता है साथियों हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है, जो बीमा का जो सेक्टर होता है, वो क्या करते हैं? ये जो हमने जैसे अभी 100 रुपए की 500 रुपए की बात करी थी, ऐसे क्या करते हैं? छोटे छोटे जो है हमसे प्रीमियम्स लेते हैं। और वो क्या करते हैं? जिस किसी घर में मान कर चलो कोई एक आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि पैसा कहां से देते हैं? खुद से अपनी पॉकेट से तो देते नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो जनता के द्वारा जनता से स्वीकार करी जाने वाली छोटी छोटी प्रीमियम्स होती हैं, उनसे जो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, उस बड़े अमाउंट को जो है वो फर्दर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से जितना पैसा आता है वो क्या करते हैं? वो जो है कहीं और चुका देते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी जो है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जैसे हमारा बाइक्स वगैरह इंश्योरेंस होता है ना, कि हमने जो है साल भर का एक प्रीमियम जमा करवाया, और इस दौरान अगर बाइक चोरी हो गई, बाइक से कोई दुर्घटना हो गई, तब तो जो है बीमा कंपनियां काम में आ जाती है। मतलब कि हम जो है उनसे इंश्योरेंस को क्लेम कर लेते हैं। और अगर वो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, साल भर का पूरा ड्यूरेशन लैप्स हो गया और किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई, तो वो पैसा क्या होता है? एक तरीके से गायब हो जाता है। गायब मतलब वो डूब जाता है, बोले कस्टमर के लिए डूब जाता है, बैंक के लिए सॉरी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके लिए वो इनकम बन जाता है। ठीक बात है। तो उस तरीके से क्या करती है कि जो बीमा कंपनियां हैं वो भी इसी जो सहकारिता का सिद्धांत है इसी के ऊपर जो है वो काम करती हैं। तो जो साथियों सहकारी बैंक होता है उसका उद्देश्य कभी भी परस्पर लाभ कमाना जो है वो नहीं होता, वो कि जो है परस्पर लाभ हो, जो है म्यूचुअली, अब ये लोग जो सहायता कर रहे हैं इनको जो है परस्पर लाभ हो, इस उद्देश्य से जो है सहकारी बैंक काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद है सहकारी बैंक वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स। वाणिज्यिक बैंक जिसको हम क्या बोल देते हैं? कमर्शियल बैंक बोलते हैं। साथियों ऐसे बैंक जो कि कंपनी एक्ट 1956 और अभी नवीनतम है 2013 के तहत तो जो है पंजीकृत होते हैं, और बैंकिंग व्यवसाय के माध्यम से लाभ कमाना जिनका अंतिम उद्देश्य होता है, ऐसे बैंक क्या कहलाता है? वाणिज्यिक बैंक जो है वो कहलाते हैं। ये मैंने क्या लिखा? कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। ऐसे बैंक जिनकी स्थापना 2013 से पहले हुई थी और काम कैसा करते हैं? वाणिज्यिक बैंक का काम करते हैं। वो किसके तहत रजिस्टर्ड हुए हैं? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, और आज 2013 के बाद में जितने बैंक रजिस्टर्ड हो रहे हैं कैसे? वाणिज्यिक बैंक के रूप में, वो क्या हो रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है वो पंजीकृत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वाणिज्यिक बैंक। अब आपने नाम सुना होगा एससीबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ऐसे बैंक मतलब कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है वो कौन से होते हैं? ऐसे बैंक जो कि इस कंडीशन को भी फॉलो करें और इस कंडीशन को भी फॉलो करें, एक साथ इन दोनों कंडीशंस वाले गुण हो, ऐसा बैंक जिसके अंदर ये दोनों गुण हो, वो कौन सा बैंक कहलाता है? एससीबी कहलाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप आरआरबी, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन से होते हैं साथियों? इनकी स्थापना जो है वर्ष 1975 से प्रारंभ की गई थी। क्यों की गई थी? तो साथियों ये बैंक होते कौन से हैं? ये ऐसे बैंक होते हैं जिनको कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, और इसका जो है प्रमुख केंद्र क्या है? वो प्रमुख केंद्र हो जाता है ग्रामीण भारत, हमारा रूरल इंडिया। साथियों ऐसा पाया गया
कि आज भी, मतलब अभी जब तक हमारी जो जनधन योजना नहीं आई थी तब तक भी जो ये बात महसूस करी गई थी कि जो देश का ग्रामीण भारत है, या जो ग्रामीण भारत का जो वह हिस्सा है जो कि एक गांव में निवास करता है, भाई महात्मा गांधी बोलते हैं ना कि हमारे भारत की आत्मा तो जो है वो गांवों में निवास करती है। तो जो साहब ग्रामीण भारत है, वो जो हमारे ग्रामीण लोग भाग हैं, है ना, जो ग्रामीण भारत के सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, वो देश की आर्थिक उन्नति में उनके द्वारा जो कमाया गया पैसा है, उनके द्वारा जो बचत की गई है, वो जो है देश की उन्नति के काम आए, देश के विकास के काम आए, इस उद्देश्य से जो है वो आरआरबीज को जो है वो ओपन किया गया। इसका जो है उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है एफआई बोलते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को, या जिसको हम बोलते हैं वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से जो है वो आरआरबीज की स्थापना करी गई थी, जिनका जो है प्रमुख जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था? ग्रामीण भारत था, है ना। इनकी स्थापना कब से प्रारंभ हुई थी? 1975 से जो है वो प्रारंभ हुई थी। आरआरबीज की स्थापना के लिए जो केंद्र सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो देती है 50% की स्थापना के लिए जो कैपिटल है वो 50% तो लगाती है केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की हम बात कर लेते हैं तो ये लगाती है आपकी 15%। और जो कोई ऐसा बैंक है जो कोई ऐसा बैंक है जो कि आरआरबी की स्थापना कर रहा है, जो कि उनका एक प्रोमोटर बैंक है, प्रवर्तक बैंक है, प्रोमोटर बैंक जो है वो कितना पैसा लगाता है? 35% की पूंजी जो है वो इनके अंतर्गत खर्च करता है। ठीक है, तो यहां तक जो आपको ये 4 बैंक जो है वो समझ में आए होंगे कि जो है अनुसूचित बैंक कौन सा होता है, सहकारी बैंक कौन सा होता है, वाणिज्यिक बैंक कौन सा होता है, और आरआरबीज जो है वो कौन से होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक्स, साथियों इन बैंकों की स्थापना भी जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य से ही जो है वो की गई थी, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ही जो है वो की गई थी। इन बैंकों का कार्य क्षेत्र जो है वो हो जाता है जो आपके मजदूर वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उससे जुड़े हुए नहीं है। साथियों आपने देखा होगा मजदूरों का जो दैनिक भत्ता होता है वो केवल इतना सा होता है कि वो बस डेली कमा लें और डेली खा लें। उनको जो है सेविंग वगैरह के बारे में ना तो जो है उनको इतना जागरूक किया जाता है, ना ही जो है उनके अंदर इतनी समझ होती है, क्योंकि जो है शिक्षा का अभाव है। तो जो है ना तो उन सब चीजों के बारे में जागरूकता है कि जो है हम अगर आज की डेट में सेविंग करते हैं तो कल को वो हमारे ही काम आएगी। तो इस उद्देश्य से जो है वो क्या किया गया कि अब जो है पेमेंट बैंक्स की जो है वो स्थापना की जाने लगी। ये पेमेंट बैंक्स क्या करते हैं? जमाएं स्वीकार करते हैं, लेकिन ना तो जो है ये ऋण देते हैं और ना ही जो है ये क्रेडिट कार्ड देते हैं। ठीक बात है, जो है दोनों ही काम जो है इनके द्वारा नहीं किया जाता है। पेमेंट बैंक जो होते हैं अगर इनकी स्थापना करनी है तो उसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की आवश्यक जो है पूंजी होती है। इनकी स्थापना के लिए आवश्यक पूंजी कितनी है? 100 करोड़ रुपए है। इनके लिए जो SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता जो अनुपात है वो 75% जो है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, SLR क्या होता है साथियों? जब कभी कोई एक बैंक की स्थापना होती है तो आरबीआई इनको बोलता है कि कुछ तो रिजर्व जो है वो आपको अपने पास बना करके रखना है, कुछ जो रिजर्व है वो हमारे पास बना करके रखना है। जो रिजर्व बैंक जो है आरबीआई के पास बनाता है वो तो कहलाता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, नकद संचयी अनुपात। और जो बैंक को खुद के पास में बना करके रखना होता है वो हो जाता है सेल्फ, मतलब कि खुद के पास में, बैंक को खुद के पास में बना करके रखना होता है वो हो जाता है SLR। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ, R स्टैंड्स फॉर आरबीआई। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो आप इस चीज को याद रख सकते हो। तो जो SLR है वो इनको कितना बना करके रखना आवश्यक होता है? 75% जो है इनको SLR बना करके रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, एक हो जाता है स्मॉल बैंक। आपने नाम सुना होगा, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा,
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा। तो इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के जो है स्मॉल बैंक्स जो है वो भी ओपन किए जा रहे हैं। सबका उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो बढ़ावा देना है, देश की जो समृद्धि है, देश का जो विकास है उसके अंदर जो है वो सहयोग देना है। अब देखिए स्मॉल बैंक्स जो है उनकी स्थापना क्यों की गई। साथ ही अभी तक हमने जितना बैंकिंग के बारे में पढ़ा कि हाँ बैंक्स क्या करते हैं कि जो है मांग जमाएं स्वीकार करते हैं, अवधि जमाएं स्वीकार करते हैं, सभी प्रकार की जमाओं को जो है स्वीकार करते हैं, आगे जो है फर्दर लोन्स वगैरह देते हैं। उसके अलावा हमने जो है बहुत सारे बैंकों की जो है वो कार्य देखे थे। तो स्मॉल बैंक क्या करते हैं, वो सभी गतिविधियां जो है संपादित करते हैं। ठीक बात है, सारी की सारी जितनी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी ये भी परफॉर्म करते हैं। इनके लिए जो स्पेशल कंडीशन बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि ये जितने लोन का व्यापार करेंगे, ये जितने ऋणों का व्यापार करेंगे उसका 50% जो है वो इनको जो है वो सूक्ष्म या जो मैं कहूं लघु ऋणों के रूप में करना पड़ेगा। लघु ऋण का मतलब हो जाता है ऐसे लोन जो कि 25 लाख रुपए तक के लोन हैं, उनको जो है क्या नाम दिया गया है, लघु ऋणों का जो है नाम दिया गया है। मतलब मान करके चलिए कि ये जो है एक वर्ष के अंदर जो है 1000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन? स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनको क्या करना है, 50% लगभग 500 करोड़ रुपए उन लोन्स के अंतर्गत खर्च करने हैं जो कि कितने से, मान लेते हैं अपन 10,000 से चालू है और कितने तक है, 25 लाख रुपए तक है। ऐसे बैंकों ऐसे लोन्स के अंतर्गत जो है वो खर्च करने हैं। क्यों? क्योंकि देश की एक जो बड़ी आबादी है वो जो है उस 25 लाख रुपए से बड़ा लोन जो है वो लेने के लायक वो कैपेबल नहीं है। लेकिन 25 लाख से कम का लोन लेने के लिए जो है एक बहुत बड़ी आबादी जो है, क्योंकि हम लोग आप देखोगे तो जो है हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके अंदर जो मिडिल क्लास जो पीपल है उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। उनको जो है अलग अलग चीजों के लिए जो है लोन्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। जबकि जो है बैंक्स भाग करके जो है किनको लोन देते हैं, बैंक्स भाग करके जो है बड़े बड़े जितने औद्योगिक घराने हैं उनको पैसा दे देते हैं, है ना। तो जो जैसे बड़े बड़े और कोई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मैं कहूं कि जैसे इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वहां पे जाकर के जो है पैसा खर्च करते हैं और मोटा पैसा कमाने के लिए जो है वहां पर ये लोग जो है निवेश करते हैं। तो इसलिए सरकार के द्वारा जो है इन बैंकों की स्थापना करी गई ताकि जिनको स्पेशली जो है क्या बोला गया कि आपको जो है केवल 50% तक तो जो है वो क्या करने हैं, लघु ऋणों का वितरण जो है वो करना है। इन बैंक्स के लिए 75% पीएसएल लोन्स का वितरण करना भी जो है वो अनिवार्य किया गया। 75% पीएसएल मतलब कि ऐसे क्षेत्र जिनको जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं लैंडिंग वाले, वो कौन कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं जैसे आपने महिलाओं के लिए लोन सुना होगा, आपने एससी एसटी अल्पसंख्यकों के लिए लोन सुना होगा, आपने ऐसे लोगों के लिए लोन सुना होगा जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बाग होते हैं, है ना, या जो जैसे स्मॉल और जो माइक्रो फाइनेंस की जो स्मॉल और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, लघु और जो कुटीर उद्योग होते हैं, उनको फाइनेंस देना हो जाता है। तो इन बैंकों को बोला गया कि जितना आप लोन दे रहे हो उसका टोटल में से कितना 75% आपको किसको देना है, प्राइमरी सेक्टर को भी जो है वो देना है, ताकि जो है ये लोग ये भी जो है वो कहीं ना कहीं उभर करके आए और देश की जो फिर वही बात आ जाती है कि जो बढ़ती हुई जीडीपी है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, देश की जो प्रगति है, देश का जो विकास है उसके अंदर अपना अपना सहयोग दे। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के जो है साथियों क्या होता है कि हमारा बैंक का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। अब जो है हम लोग जो हमारा सेकेंड पार्ट था टॉपिक का एनबीएफसीज, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में एनबीएफसीज जो है वो क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो क्या होती हैं। साथियों ऐसी कंपनीज जो कि अभी हमने यहां पढ़ा था कि जो बैंक होता है वो किसके अंतर्गत, आरबीआई के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर्ड होता है, आरबीआई के जो नियम और कानून और जो प्रावधान होते हैं इनके अंतर्गत रह करके कार्य करता है। जबकि ऐसे वित्तीय संस्थान जो कि वित्तीय कार्य तो करते हैं लेकिन आरबीआई के अंतर्गत जो है पंजीकृत नहीं होते हैं, अर्थात फिर पंजीकृत कहां होंगे, तो वो जो है कंपनी के रूप में, कंपनीज एक्ट पहले तो होते थे 1956 के तहत, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था 1956, और 2013 के बाद में कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है पंजीकृत होते हैं। ऐसे जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, एनबीएफसीज का नाम जो है वो दे देते हैं। फिर इनमें और बैंकों में क्या अंतर है, तो अंतर की भी बात करेंगे हम। पहले हम जो है बात कर लेते हैं कि जो है एनबीएफसीज जो होती है वो कौन कौन से काम करती है। ठीक है, तो देखिए मैं
पहले आपको इनके बारे में, एनबीएफसीज के बारे में स्पेशल जो पॉइंट्स है वो बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम जो है कंपैरेटिव स्टडी जो है, तुलनात्मक अध्ययन जो है वो एनबीएफसीज का कर लेंगे। अब टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए एनबीएफसीज जो होती है साथियों, कौन कौन से कार्य करती हैं? तो ये भी क्या करती हैं? जमाओं को स्वीकार करेंगी। कौन सी? तो ये जो है केवल अवधि जमाएं जो होती हैं, जो इधर पढ़ी थी हमने, जो टाइम, जो एक अवधि आधारित निर्धारित समय सीमा के बाद में जिनका मैच्योरिटी होने के बाद में भुगतान किया जाता है, वो वाली जमाएं जो है ये स्वीकार करती हैं। ठीक है। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? जमा स्वीकार करिए तो क्या करेगी? ऋण देगी क्या? तो हाँ जी, ये क्या करती है? ऋणों का भुगतान करती है ना, ऋण प्रदान करती है। उसके अलावा और क्या कार्य करती हैं? तो ये क्या करती है साहब, जो है अपने एटीएम स्थापित करती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? व्हाइट लेवल एटीएम, WLA, व्हाइट लेवल एटीएम जो है वो स्थापित करती हैं। जैसे आपने सुना होगा TCPSL है, टाटा की जो है कम्युनिकेशंस वाली एक विंग है, जो टाटा ग्रुप जो है उनके एक कम्युनिकेशंस के अंदर जो है एक सेगमेंट काम करता है। इनके द्वारा देश के अंदर पहला इंडी कैश के नाम से जो है एटीएम स्थापित किया गया था। ठीक बात है। तो ये क्या करती है? एनबीएफसीज क्या करती हैं? अपने अपने जो है वो एटीएम्स की स्थापना भी जो है वो कर लेती हैं। अब कौन सा काम नहीं करती हैं? भाई बैंकों की तरह जमा स्वीकार कर लेगी, ऋण प्रदान कर देगी, है ना, एटीएम स्थापित कर लेगी, हमने देख लिया, पहला एग्जांपल हो गया इंडी कैश। तो अब ऐसा कौन सा काम है जो कि बैंक तो करता है लेकिन एनबीएफसी नहीं करती है? तो वो कौन कौन से काम हो जाते हैं वो देखिए आप। ये चेक जारी नहीं करती है, ये जो है डेबिट और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ये जारी नहीं करती हैं। या अब चेक जारी करना तो क्या हो गया कि जो है खुद के चेक्स बना करके देना, और एक होता है क्लियरेंस सिस्टम। क्लियरेंस सिस्टम आप समझते हैं कि जो है मान करके चलिए मैं एसबीआई हूं, एक यूनियन बैंक है, और एक जो है यहाँ पे बैठे आईसीआईसीआई बैंक है, एक एचडीएफसी बैंक है, और एक ये जो है एक्सिस बैंक है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब क्लियरेंस होती है तो उस टाइम पे क्या चीज होती है कि मान करके चलिए कि मेरा एक कस्टमर है और उसको जो है किसी उसकी पार्टी ने, जिस किसी के साथ वो व्यापार करता था, सेकंड पार्टी ने उसको जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का चेक दे दिया। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दोनों बैंक एक टाइम आता है कि जब आमने सामने बैठते हैं और आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, चेकों को क्लियरेंस करते हैं कि हाँ भाई ये देखो, ये इन्होंने मेरे को चेक दिया था, आप चेक करो इनके अकाउंट में जो है इतना इतना बैलेंस है या नहीं है तो ये आप चेक लो और इतना अकाउंट जो है, इतना अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। तो ये जो चीज होती है क्या कहलाती है? क्लियरेंस सिस्टम कहलाती है। तो जो एनबीएफसीज होते हैं ये क्या करते हैं? क्लियरेंस सिस्टम के अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियरेंस सिस्टम में भी इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इनके अंदर जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वो क्या चीज होती है वो देखिए आप। इन बैंकों के ऊपर भी जो है वो बेसल मानक जो है वो लागू होते हैं। बेसल मानक क्या हो जाते हैं? बेसल, BASEL मानक जो है वो लागू होते हैं। साथियों, हर एक बैंक को विश्व स्तरीय बैंक बनने के लिए क्या करना होता है कि अपने जितने वित्तीय जोखिम होते हैं उनको तो जो है वो कम करना होता है, और जो अपनी आर्थिक सुदृढ़ता है उसको क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। तो ये जो बेसल है, ये बेसल जो है, ये बेसल मानक क्या करते हैं? इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक बैंक जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे आकर के काम तब कर पाएगा जब जो है उसकी आर्थिक स्थिति तो जो है वो सुदृढ़ होगी और जो उसके वित्तीय जोखिम है वो न्यूनतम होंगे, बहुत कम होंगे, उसका जो एनपीए है वो बहुत कम होगा। तो इसके लिए क्या करती है कि जो है कुछ प्रावधान करती है, और जैसे कि आपको जो है कितना कितना लोन देना चाहिए, किस किस सेगमेंट में जो है आपको कितना कितना पैसा देना चाहिए, है ना, अलग अलग कितने प्रकार के आपको जो है रिजर्व संचय जो है वो बना करके रखने चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बेसल में क्या है, कुछ एक स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, कुछ प्रावधान बना रखे हैं। वो जो प्रावधान है वो भी किसके ऊपर लागू होते हैं? एनबीएफसी के ऊपर जो है वो लागू होते हैं। एक हमने बात करी थी सीआरआर और एसएलआर की। तो साथियों सीआरआर तो जो है
वो इनके ऊपर लागू नहीं होता है, एनबीएफसी के ऊपर लागू नहीं होता है, जबकि एसएलआर जो होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो लागू होता है। आज अगर हम वर्तमान में जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय की अगर सीआरआर की बात करें तो बैंकों के आरबीआई के द्वारा ये कितनी डिटरमाइंड है 4.5%, 4.5%, जबकि एसएलआर की बात करें तो ये कितनी है लगभग 18% के आसपास जो है एसएलआर आरबीआई के द्वारा अभी बताई गई है। ठीक है, तो साथियों ये जो है कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कि एक एनबीएफसी के अंतर्गत जो है हमने हमारे लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ने चाहिए। अब जो एनबीएफसी होती हैं, एनबीएफसी जो है साथियों अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। ये जो है बीमा के क्षेत्र में काम करती हैं, ये फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती हैं, ये जो है आपके जितने हमने अभी बात करी थी, ये जो है जमाएं स्वीकार करते हैं। कौन सी अवधि जमाएं स्वीकार करते हैं? तो ये क्या करते हैं? वित्तीय सेवाएं देते हैं। वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत क्या करते हैं? इनके पास में छोटे छोटे से आपकी सेविंग्स के प्लान होते हैं, है ना, इन आपके लिए जो है इन्वेस्टमेंट के प्लान होते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होती है? इसके अलावा जैसे आपकी संपत्ति प्रबंधन है, आपका असेट मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। और संरचना का जो निर्माण है उसके अंतर्गत जो है कुछ एक एनबीएफसी जो है काम करती हैं। जैसे आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, जैसे आपने चोलामंडलम का नाम सुना होगा, जैसे आपने आदित्य बिरला फाइनेंस का नाम सुना होगा, जैसे आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, जैसे आपने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का नाम सुना होगा। जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो किस क्षेत्र में काम करेगी? कि जो है घर वगैरह बनाने के लिए। अब आपने नाम तो देखिए एलआईसी है, एलआईसी का मतलब सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी तो है, लेकिन ये कौन सा काम कर रही है? ये जो है एनबीएफसी का काम कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस का काम कर रही है, इसलिए भी जो है इसको हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो है हम एनबीएफसी और बैंक की जो है कंपैरेटिव स्टडी जो है वो कर लेते हैं कि जो बैंक और एनबीएफसी के अंदर जो है मुख्यतः कौन कौन से अंतर होते हैं। यहां आधार लिख लेता हूं मैं, किस आधार पर इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। यहां मैं बैंक लिख लेता हूं और यहां पर जो है मैं एनबीएफसी लिख लेता हूं। देखिए, पहला आधार में ले लेता हूं स्थापना का। बैंकों की स्थापना जो है वो आरबीआई एक्ट, स्थापना है वो संचालन कर लेते हैं अपन। ऑपरेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स, तो बैंक्स की तो किसके? आरबीआई एक्ट 1935 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहते इनकी स्थापना और संचालन होता है। जबकि एनबीएफसी की हम बात करें तो कंपनी अधिनियम 1956 और उसके बाद में 2013 के तहत जो है इनकी स्थापना और संचालन होता है। जमाएं, बैंक जो होता है मांग जमा भी स्वीकार करता है और क्या करता है? अवधि जमा को भी स्वीकार करता है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, और इसके अंदर हमने पढ़ा था एफडी आरडी। ठीक है, जबकि जो एनबीएफसी होते हैं ये केवल अवधि जमाओं को जो है वो स्वीकार करते हैं। अवधि जमाएं एफडी आरडी वाली, ये जो जमाएं स्वीकार करते हैं उनकी समयावधि क्या होती है? तो साथियों जो बैंक होता है ये 15 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक की जमाएं जो है वो स्वीकार करते हैं। जबकि एनबीएफसी जो होती हैं वो 12 माह से 60 माह मतलब लगभग 5 साल तक के लिए जो है वो जमाओं को जो है वो स्वीकार करती हैं। चेक, चेक ना तो बैंक देखो जारी भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? क्लियरेंस सिस्टम जो है वो, क्लियरेंस की जो सिस्टम है या जो व्यवस्था है उसका भाग भी बन सकते हैं। जबकि ना तो ये जारी कर सकते हैं और ना ही क्लियरेंस सिस्टम का भाग बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए संचय, तो इनके लिए सीआरआर और एसएलआर दोनों ही बनाना आवश्यक होता है, जबकि इनके लिए केवल एसएलआर बनाना जो है वो आवश्यक
होता है। तो साथियों ये मोटे मोटे से जो है कुछ एक अंतर होते हैं जो कि बैंक और एनबीएफसी के अंतर्गत जो है हमें पढ़ने होते हैं। अगर हमसे 5 नंबर के अंतर्गत जो है पूछ लिया जाता है तो मुझे आसानी से टेबल वगैरह बना करके जो है इन चीजों को आसानी से बता करके आता है। मैंने हालांकि जो है कुछ समय सीमा है, कुछ संसाधनों की कमी है, तो इन चीजों को मैं पूरा नहीं लिख पाता हूं। ठीक है, आपको जो है वहां पर ये सब चीजें पूरी पूरी लिख करके आनी होती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक जो है आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम जो है हमारे नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।